जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरे साथ बड़े अरसे बाद आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। बड़े दोस्तों की फरमाइश थी, बड़े ये पूरे उस रीजन से आप कह सकते दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं कोई हमारा शो देखते थे, सब की एक ही फरमाइश थी कि आप खुद अकेले बैठ जाते हैं, आमिर मतीन साहब को नहीं लाते। आमिर साहब को लाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, आप लोग नहीं समझ सकेंगे। जो आमिर साहब के दोस्त हैं, जो इनके बडीज़ हैं, इनके लंगोटी हैं, उनको पता है कि आमिर साहब को वहाँ से उठा के लाना, इनको बिठाना और फिर गुफ्तगू कराना ये कोई इतना आसान काम नहीं। बहरहाल आज हमारे साथ फिर यहाँ पे ये मौजूद हैं और ये इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके कुछ लालच वगैरह दे के इनको मैं यहाँ तक ले आया हूँ। आज का दिन बड़ा अहम था क्योंकि 2 साल पूरे हो गए यहाँ पीटीआई की हुकूमत को। आप कह सकते 2 साल से मुराद है कि आज 25 ये जुलाई जो है इसको इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में और पीटीआई की हुकूमत जो पावर में आई थी और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने थे। तो आज हम इस पर कोशिश करेंगे आमिर मतीन साहब के साथ बैठ के 3-4 मेन इसके एरियाज़ हैं, गवर्नेंस के हैं, एनर्जी के हैं, इसके ब्यूरोक्रेसी के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, इसके बाद नैब के हैं और इसमें बेपनाह चीज़ें कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो इन 2 सालों में क्या इसने परफॉर्म किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या बेहतर किया, क्या इस पे बेहतर बात नहीं कर सके। तो आमिर मतीन साहब से इस पे बात करते हैं। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम निकाला, लेकिन अब आपको हम भागने नहीं देंगे। अब आपको रोज़ कोई ना कोई कुछ करना पड़ेगा आपको। मगर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये इम्प्रेशन जो आ रहा है कि मैं पता नहीं आना नहीं चाह रहा, मगर मेरा ख्याल है कि 5-7 साल प्रोग्राम लगातार करके रोज़ाना करके एक थोड़ी सी थकावट भी आ जाती है। दूसरा ये है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस तरीके से किताबें नहीं पढ़ी जा रही थी, फिल्में नहीं देखी जा रही थी। सो एक आप समझ लें कि रिफ्लेक्शन का एक टाइम था, तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ज़रा बड़े कैनवस पे चीज़ों को देख रहे हैं, उसका एक अपना मज़ा। लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि जस्ट क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है नज़र ओझल वो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाले साहब है, दे थर्ड के आमिर मतीन साहब जो हैं, आपने भी लिखा कहीं पे ट्विटर पे कि सेमी रिटायरमेंट ले लिए, तो लोगों ने बड़ा दाएं बाएं इधर से कुछ जाती और बड़े मेरा ख्याल है इंतहा मतलब लो लेवल के उन्होंने हमले भी शुरू किए। बहरहाल वो चलता रहता है, रेवलरीज हर जगह पे होती हैं। अमर भाई 2 साल आज इलेक्शन को पूरे होंगे और मुझे याद हो गया कि हमने इलेक्शन को कवर किया था जब लाहौर में थे स्टूडियो में 92 में बैठ के, मैं था, मालिक थे, दानिश साहब थे, उसमें इरशाद आरिफ साहब थे, आरिफ निज़ामी साहब थे और बहुत सारे ये उसमें दोस्त थे, लोग थे सारे। तो कैसा लगता है कि आफ्टर 2 ईयर्स एक ओवरऑल व्यू दें, फिर हम जाएंगे इसको सेक्टर वाइज देखते हैं। जी आज 2 साल हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन जो 2-3 ओवरराइडिंग इम्प्रेशन जो आप कह सकते हैं जो नज़र आते हैं, वो तो ये है कि ऑब्वियसली इनकी पता चलता है कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। वो जो पहले बड़ी बड़ी वो प्रेजेंटेशंस करते थे कि इकोनॉमी में यूँ कर देंगे, फलाने सेक्टर में यूँ कर देंगे, वो पता चला कि वो बिल्कुल ही थी नहीं है और अभी भी ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है, तजर्बे कर रहे हैं बिल्कुल। तो एक दूसरा इम्प्रेशन जो है कि इनएफिशिएंसी की, कि इनएफिशिएंट बड़े हैं, कि इनके यहाँ इनडिसीजन बहुत ज़्यादा है। कि आप देखें कि इस्लामाबाद के फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आईजी बदल चुके हैं, 4 के करीब 3-4 जो है इंटीरियर सेक्रेटरी आ चुके हैं, पंजाब की भी इस तरह ही है 5 चीफ सेक्रेटरी, 4 आईजी, इस तरह ही 3-4 आईजी केपी में। तो एक तो वो बिल्कुल डिसीजन मेकिंग नहीं है और सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल डे 1 से इनकी ख़राबी हुई कि किसी गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक टीम पे। दुनिया की तारीख देख लें, आप देखें कैनेडी की गवर्नमेंट क्यों आज तक लोग याद करते हैं कि उसकी टीम बड़ी ज़बरदस्त थी, उसका भाई था और बाकी लोग थे कि टीम बड़े यंगस्टर लेके आए थे, तो नए जाविये से नई सोच के साथ वो फैसले करते थे। तो इनसे जो उम्मीद थी कि जी नया पाकिस्तान और तब्दीली जो है, वो तब्दीली के साथ वो जो टीम लेके आए वो वही वाली और पहले से भी बुरी तरीन, मैं नहीं समझता, मुझे 30-40 साल हो गए हैं सहाफत करते में, किसी गवर्नमेंट की इतनी बुरी टीम हो। फॉर स्टार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके ज़रिए आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी या पूरी गवर्नमेंट रन करनी होती है। तो इन्होंने वही गलती की जो नवाज शरीफ साहब ने की थी कि फ़वाद हसन फ़वाद को, जो कि 21वें ग्रेड का एक बिल्कुल जूनियर आदमी था, और जब जूनियर आदमी आता है चाहे वो बहुत अच्छा भी हो तो वो बाकियों का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, वो सीनियर्स के साथ इनसिक्योर होता है और फिर वो बदतमीज़ियाँ शुरू करता है। और दूसरा ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको इस्लामाबाद का पता हो। इस्लामाबाद से मुराद ये है कि की मिनिस्ट्री जो हैं, फाइनेंस की, फॉरेन मिनिस्ट्री, एनर्जी की, इनके 2-4 के एक्सपीरियंस हो।
तो ये आज़म साहब ने आज तक इस्लामाबाद में कभी कोई मेरा ख्याल ना होने के बराबर कोई नौकरी नहीं की थी। तो और छोटे सूबे में चीफ सेक्रेटरी रहे और महदूद तजर्बा था, तो वही ख़राबियाँ हुई कि ऊपर से जब आप एक जूनियर बंदे को लगा के टॉप पे कर देंगे तो आज तक उसकी ख़राबियाँ आ रही हैं और उसकी दुरुस्तगी की कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा। ये एहसास भी नहीं उनको कि इसको दुरुस्त किया जाए। और वो जो हमें इतना बड़ा प्लान दिया था इन्होंने कि जनाब ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म का वो एक बनाई कमेटी, उसकी एक रिपोर्ट भी बन गई इरशाद साहब की निगरानी में, मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का हौसला नहीं पड़ रहा क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंस चुके हुए हैं और वो बहाने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ब्यूरोक्रेसी इनसे हैंडल ही नहीं आज भी हो रही। लास्टली पॉलिटिकल टीम के अंदर जो है कि आप देखें ये हम बरतानवी सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर एक शेडो गवर्नमेंट होती है और उसके बाद ग्रूम किया जाता है अपनी टीम को। वजारत देने से पहले वो MPA बनते हैं, MNA बनते हैं, फिर उसके बाद पहले साल में टेन्योर में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते हैं, फिर जो है आप उनको स्टेट मिनिस्टर बनाते हैं, फिर फेडरल मिनिस्टर जो है वो एक इंतहा होता है, मेराज होती है आपकी सियासत की। यहाँ आधे से ज़्यादा जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो फर्स्ट टाइम मर रहे हैं और सारी खराबियाँ उनकी हैं। वो वाडा साहब हैं, वो काउबॉय का उनका एटीट्यूड है, वो फवाद चौधरी साहब भी इस तरह की लगभग गैर संजीदा बात कर देते हैं, वो जैदी साहब हैं। आप देखें ज़्यादातर प्रॉब्लम इनको फर्स्ट टाइमर्स की आ रही है। इनको आज भी चाहिए कि इन सबको कुछ को फारिग करें, कुछ को डिमोट करें और अपनी टीम को ये दे। 2 साल बाद अब बड़ा ज़रूरी हो गया है कि सबसे बड़ा लास्टली नुकसान इनका ये हुआ है कि इनको लोगों की उम्मीद तोड़ दी है। कोई गवर्नमेंट को उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ ठीक हो जाएगी और इस इम्प्रेशन को ठीक करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक हथौड़ा लाएँ इमरान खान साहब और एक झटके से अब भी उम्मीद दी जा सकती है कि जनाब मैं ये नया अब 2 साल के बाद एक नई संत में कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा तजर्बा कर लिया, ये नई टीम होगी, ये ब्यूरोक्रेसी की नई टीम होगी, ये सूबे में ठीक करेंगे और ये यहाँ पे ठीक करेंगे। आमिर भाई आपने एक कम्प्रीहेंसिव एक रिव्यू तो दे दिया है, मुझे उस ब्यूरोक्रेसी से मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करूँगा। आपने जो बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं वो सारे ओवरऑल देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वही प्राइम मिनिस्टर कामयाब रहते हैं जिनका एक अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। एक और चीज़ जो सामने आ रही है इसी में कि ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अपने आप को एक पावरफुल ब्यूरोक्रेसी समझती है, बल्कि ज़्यादा अगर कहें वो ये बाकी सूबों वाले कहते हैं ज़्यादा रूड भी है, एरोगेंट भी है या एजुकेटेड भी है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा बेहतर वहाँ ISM से आ रहे हैं, कोई आप GC से आ रहे हैं, कोई बाहर से पढ़ के आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का, या वहाँ पर जो प्राइवेट उनके कॉलेज स्कूल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, बाकी सूबों में नहीं है। अब ये देखा जा रहा है कि जब KPK से आप एक वहाँ से लाए हैं एक उसको ब्यूरोक्रेट आज़म खान साहब को, तो उसके बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इनसे नाराज़ होगी। स्पेशली बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सीनियर भी थे, ग्रेड 22 में भी थे। अब जो उन्हें शिकायत आना शुरू हो गई कि पंजाब का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो फेडरल में बैठा हुआ है या वहाँ पे बैठा हुआ है उसमें सूबे में, वो उनके साथ तामुन नहीं कर रहा खान साहब के साथ। और दूसरा पख्तून और ये यहाँ पे पंजाबी ब्यूरोक्रेसी, नो ऑफेंसेस, मैं कोई एथनिक रेशियल सेंस में नहीं कह रहा, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, उसमें हम नहीं जाते कि कहाँ से इन दोनों कौमों को या खितों का एक अगेन एक दूसरे के साथ मसाइल भी रहे हैं, जंगें भी लड़ी हैं माजी में इन्होंने। तो लेकिन अब वो जो एक ब्यूरोक्रेसी का एक रुझान है, मतलब सबसे पहले फिरदौस आशिक अमान साहबा जो हैं उनकी लड़ाई हो गई थी आज़म खान साहब से, आपको याद होगा, अच्छी खासी तो मैं हुई थी, मैं गाली गलोच की चलो बात नहीं करता, बात हुई थी कि पंजाब वाले कहते हैं हमारी बात को नहीं सुनता वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अच्छा, इसके बाद चलो हम मान लेते हैं कि फिरदौस आशिक अमान साहबा को कोई ज़ाती मसले होंगे, कोई गुस्सा होगा, तो हाँ उसके बाद फवाद ये होगा चौधरी साहब जो उन्होंने खुल के बात की, बल्कि मेरे साथ ही प्रोग्राम में बात की, उन्होंने तो सीधा कहा जनाब कि हम वहाँ पे जाते हैं और वो सारे के सारे लोग जो हैं वो KPK से हैं, टॉप से लेके बॉटम तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और वो कहते हैं वो हमारी बात नहीं समझते, हम उनकी बात नहीं समझते। पॉलिटिकल बंदा वहाँ पे कोई बैठा नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिसके साथ बात कर सके, कोई पॉलिटिकल बात करे, कोई अलाइज बात करें, फवाद करे या दीगर लोग करें। तो ये जो रेवलरीज हैं आपस में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं ले रही सीरियसली, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो KPK का या सिंध का या इवन हमारे साउथ के लोगों को सीरियस नहीं लेते, ये बलूचिस्तान का ब्यूरोक्रेट तो है नहीं। सो यहाँ तक इसमें किसको ब्लेम करेंगे? ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कहेंगे कि एक वहाँ से पख्तून आ गया तो ये उसके साथ काम करने को तैयार नहीं, व्हाई नॉट? ब्लेम तो फिर वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना बक स्टॉप्स एट दी प्राइम मिनिस्टर, तो ब्लेम तो फिर अल्टीमेटली आपको इमरान खान को करना पड़ता है कि ये सिलेक्शन तो उनकी है। मगर आप इस पे पंजाब पे इसलिए नहीं डाला जा सकता इस दफ़ा कि आप देखें आज़म खान साहब भी पख्तून हैं और अरबाब शहजाद साहब जो रखे गए थे इसके लिए स्पेशल असिस्टेंट और ब्यूरोक्रेसी को देख रहे थे वो भी पख्तून थे।
तो वो पंजाब ब्यूरोक्रेसी ने चलने नहीं दिया वाला मामला नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी सारी सिलेक्शन की और काफ़ी जगह इनकी बाइसेस भी थी और कोई हर्ज नहीं होता। ये होता है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर एक सिंध से ज़्यादा आ जाता है, इनके यहाँ KP से गवर्नमेंट से कोई हर्ज नहीं है। पर असल बात यह है कि एफिशिएंसी लेना, आप किसी की भी कोई भी लसानी बैकग्राउंड हो, मगर आप जब का टॉप का बंदा रखते हैं, तजर्बाकार रखते हैं, और जब अगर आपकी टीम में सलाहियत हो, तजर्बा हो, तो आप ब्यूरोक्रेसी से काम कर लेते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट फॉर एग्जांपल टीम अच्छी नहीं थी, क्योंकि कंफर्टेबल थे इमरान खान साहब, आज़म खान के साथ उन्होंने थोड़ा काम किया था, तो एक ही ब्यूरोक्रेट को वो जानते थे, उसी को वो लेके आ गए। मगर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का अपना सिस्टम को अंडरस्टैंड करने का कोई तजर्बा नहीं था। उन्होंने कभी थाना कचहरियों की ज़िंदगी में एलीट क्लास HSN से वो पढ़ के आए थे, फिर ऑक्सफोर्ड, जिस तरह वो कहते हैं मैं तो इंग्लैंड ही रहा, तो वो इंग्लैंड ही रहे। वो यहाँ के थाना कचहरी का उनको पता ही नहीं है कि क्या दर्द होता है। थाने में जाके कभी वो SHO के सामने पेश नहीं हुए, उन्हें कभी तहसीलदार जेल में 7 दिन रहे थे, 7 दिन डेरा गाजी खां में बड़ी मुश्किल दिन थे। मेरा उस जेल के बाद प्लाक लगा देना चाहिए कि ये कोई मंडेला वाली जेल नहीं थी, मगर उनको कभी तहसीलदार का या DC का या कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, उनको सिस्टम का पता ही नहीं है। और यहाँ भी जो पहली गवर्नमेंट में जो पहले वो रहे थे 2002 वाली में, उसमें कभी वो आपको पता है कि ना कभी असेंबली आए थे, ना उन्होंने कमेटियाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी नहीं समझते। तो आप एक मैकेनिक को गाड़ी का मैकेनिक ही नहीं पता, वो कैसे गाड़ी ठीक कर सकता है? वो ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग आ जाती है, मगर मैकेनिकी का उनको पता नहीं है, खुद नहीं पता। फिर आगे पॉलिटिकल टीम जो अपनी लाए वो नालायक है। अगर वजीर तगड़ा हो, तजर्बाकार हो, तो जितनी मर्जी चलाकियाँ सेक्रेटरी करता फिरे, वो उसको काबू में कर लेते हैं। ये तो वो जो क्लासिकल यस प्राइम मिनिस्टर, यस मिनिस्टर की जो सीरीज़ होती थी, उसमें जिस तरीके से दिखाया कि ब्यूरोक्रेसी कैसे पागल करती है, पॉलिटिशियन को चक्कर दे के रखती है, तो ये तो चक्करों में आ गए हुए हैं बिल्कुल, तो इनसे हैंडल नहीं हो रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है, जिस पे इमरान खान साहब के जो हामी हैं वो ये बात कहते भी होते हैं कि जनाब कि हम क्या करें कि हमारे पास पूरी कोई अददी वो नफरी नहीं थी, हमें यहाँ पे भानुमती का कुंभा बनाना पड़ गया, कहीं से चौधरी साहबान को लाए, तो कहीं से MQM को लाए, कहीं से मैंगल साहब को ले आए, कहीं से किसी को ले आए, लिहाजा आके हमें अलाइज चलाने के लिए वो टीम ही नहीं मिली। स्पेशली मुझे पंजाब के हवाले से उन पे बड़ी सख्त उन पे तनकीद आई। एक तो चौधरी ने उनको नहीं बैठने दिया, हर दफ़ा कोई ना कोई उन्होंने उनके साथ कोई हाथ करने की कोशिश की। स्पेशली मूने सिलाई का वज़ीर ना बनना वो एक ऐसा इस मुल्क के लिए मेरा ख्याल मसला बना है कि अभी तक चल रहा है, 2 सालों में वो नहीं हल हुआ। और प्लस बुज़दार साहब वाला चॉइस जो अभी पिछले दिनों फिर वहाँ पे बड़ी उस पर ख़बरें चल पड़ी थी कि बस ये बात हो गई है, तय हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया है कि बस नो वे, इस पे अनफ। तो बुज़दार साहब वाला उनका एक उनका चॉइस था, उस पर तनकीद तो सारे करते हैं। इमरान खान इज़ द ओनली वन जो स्टिल डिफेंड भी करते हैं, अपने चॉइस पे भी खड़ते हैं। तो ये 2 साल बुज़दार साहब वाली परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? कुछ हद तक तो ये आप इनको कह सकते हैं कि ये बात जायज़ है कि इनका जो मैंडेट था वो बड़ा थोड़ा था। इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ इनके आड़े आ रही है कि सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए जो लेजिस्लेशन कानून साजी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। मगर ये नहीं है कि एजेंडा बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है, कानून बड़े आ रहे हैं और वो रुक रहे हैं, वो लेजिस्लेशन आ ही नहीं रही। कोई काम की लेजिस्लेशन अभी 2 साल में जिससे कहे कि हाँ यार ये इससे आवाम की फ़ायदा होगा, दुरुस्तगी होगी, निज़ाम बेहतर होगा, वो लेजिस्लेशन तो वो फाइलों में ही पड़ी हुई है। वो सारे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वो आज तक नेशनल असम्बली में आए ही नहीं है। दूसरा, इनकी वो कमज़ोरी इसलिए नहीं मानी जा सकती क्लास साहब कि जो याद होगा कि पिछले जो नवाज शरीफ साहब के 5 साल थे या पीपल्स पार्टी के, वो यही खदशे में रह के अब गवर्नमेंट गई कि अब गई। इनका कोई ऐसा खतरा नहीं है क्योंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट लाई है, सबको पता है कि वो बेचारे फंस गए हैं कि इनके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई मुतबादल नहीं है। वो नहीं पसंद करेंगे कि नून लीग फ़िलहाल स्टेज में वापस आए या पीपल्स पार्टी आए, तो इनकी गवर्नमेंट बची हुई है। वरना इनका अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पीछे ये वाला तासुर ना होता कि एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, तो जो इनकी परफॉर्मेंस रही है कब के उड़ के घर पे जा चुके कह रहे हैं। मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम उसमें आपने बात की है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एंड कंपनी इसलिए भी काम नहीं कर रहे, किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे कि इनको पता है कि जनाब इनके पास ऑप्शन नहीं। और इमरान खान साहब ने कहा भी था, उनको कोर्ट हुआ था कि जनाब हमारे अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास। तो
तो जिस पे उन्होंने बाद में खैर क्लैरिफिकेशन भी कुछ किया। तो खान साहब ने तो एक उनको ये ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, आपके पास कोई और बंदा है तो ले रहे, क्योंकि नवाज लीग के साथ आपकी नहीं बनती, आपका बहुत ज़्यादा क्लैशेज हैं, बल्कि पर्सनल दुश्मनी के हद तक चले गए हैं दोनों पार्टीज़ जो हैं। अच्छा, जरदारी साहब एंड कंपनी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि सिंध में तो हैं लेकिन पंजाब में उनकी प्रेजेंस नहीं है, कोई नहीं जानता, पंजाब में वोट नहीं रहे कि उनका अब उसका नया इलेक्शन होगा तो देखेंगे। सो खान साहब जो हैं वो सारे काम अब एस्टैब्लिशमेंट से लेते हैं। बल्कि आपको मज़े की बात बताऊँ, इवन इनके वजीर जो हैं उन पर कोई जर्नलिस्ट अगर ट्वीट कर दे ना, ट्वीट चले खबरें स्कैंडल तो एक साइड पर रख दें, ट्वीट कर दें तो भी वो आके दौड़े दौड़े भाई लोगों के पास ये जाते हैं और कहते हैं ये ट्वीट डिलीट करवाएं। तो वहाँ से बाकायदा फ़ोन किए जाते हैं सहाफ़ियों को कि ट्वीट फलां ट्वीट जो है ना इनको डिलीट करें। जब इतनी डिपेंडेंसी उन्होंने रख ली है, ये तो बच्चे वाली बात है ना कि एक बच्चे को बड़ा आप नहीं होने देंगे, उसको हर काम उसके मुँह में अब निवाला देंगे, पानी भी पिलाएंगे उसको खाना भी खिलाएंगे, तो उसके बाद वो घर बैठा हुआ। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है इन्होंने इसलिए भी गवर्नेंस को सीरियस नहीं लिया और उन चैलेंजेस को नहीं लिया और आगे दूसरे इश्यूज़ में फंस गए हैं कि उनको पता है कि मेरा इस वक्त अल्टरनेट नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है और प्लस मेरे अलावा कोई बंदा है तो लेके आए। तो एक रीज़न ये भी समझते हैं कि इन्होंने अपनी गवर्नेंस पे फोकस नहीं किया, डिलीवर करने पे नहीं रहे। रीज़न ये वाला है, ये कॉम्प्लेसेंसी है कि जनाब हमें जो लाए हैं उन्होंने हमें रखना है और उस तरह का, क्योंकि आपस में वो जो एक पेज पे होना हमें लेके बैठ गया, मुल्क को लेके बैठ गया कि कोई इनको डर ही नहीं है। लेकिन खतरनाक बात भी नहीं है, दूसरा जो ला सकते हैं वो कार को निकाल भी सकते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये अल्टीमेटली आपको जो लाजवाल चीज़ बनाती है वो आपकी परफॉर्मेंस होती है, ये चीज़ रखती है। इनको समझ नहीं है अभी, क्योंकि मुतबादल नहीं है, मुतबादल निकल आते हैं, ये एक हद से ज़्यादा हालात इस तरह चलते नहीं है। दूसरा क्या साहब, इनका गुरूर है कि इनके अंदर जो नवाज शरीफ वगैरह में या पीपल्स पार्टी में तो वैसे कम था गुरूर, उनकी टीम में 3-4 साल में जो आता था ना, यही ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, चौधरी निसार, ये बड़े हमारे वाकिफ होते थे, मगर जो ही वजीर बने थे तो वो मूंछों को तेल लगा के ना बैठ जाते थे, जो है ना वो राजपूत कोई बन जाता था, कोई ख्वाजा बन जाता था, तो ये इनके पाँव ज़मीन पे नहीं थे। इनको 2 साल में ही वो गुरूर हो गया है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि शुरू में आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब ने, जो कि अवाम पसंद करती है अजज़ को, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने, आप उसमें बड़े शामिल थे, उसमें ये जो गैस सेस का इशू था, अरशद शरीफ था, आप थे, हम थे, मालिक, आप सारे लोग थे, तो वो एक जनरल इशू था। 250-300 अरब रुपया, 400 अरब रुपया खाया जा रहा था और वो मफाद आमा का केस था और गवर्नमेंट बैकफुट पे गई और इन्होंने वापस ले लिया, कैबिनेट से फैसला हुआ, वो वापस ले लिया, ये पसंद किया गया, लेकिन उसकी कीमत आप और मैंने चुकाई है। वो हमारे गले तो वही पड़ा ना कि ये गैंग अप करते हैं। भाई गैंग अप हम अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं करते, अपने मुल्क के पैसे बचाए हैं, आवाम के मफाद के लिए गैंग अप कर भी लेते हैं। तो क्या हर्जा दोस्तों को, ये लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठे होना चाहिए इश्यूज के ऊपर, मगर वो अजज पसंद आया लोगों के, चलो जी इन्होंने गलती की है तो वापस ले ली। अब वो नहीं है, अब वो कहते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी कर लो, जो करना वाला एटीट्यूड है। और शुरू में जो इमरान खान आपसे, हमसे, साफ़ियों से मुलाकात करते थे, मशवरा करते थे, सख्त बातें सुनते थे, अब आपने गौर किया होगा कि अभी तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अब वो मीटिंग्स लार्जर वाली तो होती नहीं है, दुकड़म तिकड़म अकेली होती है। वो कल, अच्छे आपको पता है वो भट्टी साहब जो हैं हमारे दोस्त, जो इरशाद भट्टी साहब, वो कल टीवी पे कह रहे थे, मैंने कहा जी वो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। मैं कहा आपकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं तो प्राइम मिनिस्टर से आपने कहा नहीं? कह रहे नहीं, वहाँ जाके मैं सिर्फ खुशामद करता हूँ। टीवी पे वहाँ तारीफ करता हूँ, खुशामद करता हूँ, वो ऐसे ही खान साहब का मुँह ठीक रहता है। तो वो जो केला जाता है वो नवाज शरीफ साहब का अपना ग्रुप था जो उनको खुशामद करते थे, वो भी अपनी मर्जी के, इनकी जरदारी साहब का अपना गैंग था, वो अपने गैंग लाइक माइंडेड आते थे, वो कहते थे जी वाह, वो और पक्का कर देते हैं कि कोई गलती जो आपसे हुई है उसकी दुरुस्तगी भी ना करें। और जो ये लोग आपके खिलाफ एक एटीट्यूड आ जाता है ना कि जो आप गलत कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, वो एक्चुअली आपके ये दुश्मन है और ये जो आपके खिलाफ बोलते हैं, ये लिखते हैं, ये या तो आपके मुखालफों के लिफाफे ले लिए, या ये लिफाफे लेते हैं, या ये वैसे ही आपके खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं। तो ये एक एटीट्यूड होता है कि बजाय इससे कि इंसान समझे कि खल्क़ खुदा ये चाहती है, या कौम की वो जो कहते हैं ना नब्ज़ पे हाथ, नब्ज़ पे ये आता है कि आप समझें कि हमारे से ये गलतियाँ हो रही हैं, पहले इकरार करें, एहसास करें, फिर आप दुरुस्तगी करेंगे। ये बातें हो रही थी ना, आपने कहा अल्टरनेट नहीं है, दरमियान में पिछला हमने 1 महीना देखा कैबिनेट में बड़ी इस पर धुआंधार किस्म की इस पर बहस
ऐसी फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने आपको पता लताड़ के रख दिया ओपनली सोहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू में, शाहमुद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन, साथ में असद उमर साहब। उसके बाद कैबिनेट में भी हमने देखा कि लोग समझ रहे थे कैबिनेट में शायद इमरान खान साहब जो है ना बड़ा इनको इस फवाद चौधरी को वो करेंगे, स्नब करेंगे, लेकिन हमने देखा खान साहब ने इतना कहा कि यार फवाद ये बातें जो है ना तुमने टीवी पे नहीं कहनी थी, वैसे कह लेते, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद अगेन पिछले कुछ अरसे से मैं देख लूँ फैसल वाडो साहब जो हैं वो भी कैबिनेट में क्या टीवी शोज़ में भी उन्होंने यही बात किया कि जनाब इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। पता ये चल रहा है कि इमरान खान साहब जो इनके अल्टरनेट के तौर पर जिनको उभारा जा रहा था, शाहमुद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उनके खिलाफ उन्होंने 2-4 मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उनको ठीक करके रख दिया, अब वो चुप भी हो गए। वाकई कोई ऐसी सीरियस मूव थी कि असद उमर साहब को वज़ीर आज़म लाया जाए? शाहमुद कुरैशी साहब के तो आपको पता है जब से पैदा हुए बचपन की ख्वाहिश है कि मैंने किसी दिन, जैसे लोग आला तलीम के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, शाहमुद कुरैशी साहब की ख्वाहिश है कि मैंने एक दिन इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है। वो खैर ख्वाहिश रखने में हर्ज नहीं है। अगेन हाउ सीरियस वाज दिस मूव? क्या साहब, बात यह है कि वो जब शेर ज़ख्मी हो जाता है ना तो छोटे मोटे जंगल के जो जानवर हैं ना चीची चाचा शुरू कर देते हैं। वो आप देखते हैं कि कैबिनेट से इस तरह के लोग भी जो है ना वो भी फवाद जैसे लोग भी वो आवाज़ें देनी शुरू कर देते हैं। एलाइज भी आपके वो बजट के मौके पे वो हिलना जुलना शुरू कर देते हैं। चौधरी भी एकदम जान पकड़ लेते हैं कि चेक तो करें, ताले में चाबी डाल के तो चेक शायद खुली जाए, तो वो हर कोई तैयार हो जाता है। तो आप क्या, मगर अगर जब वो देखें कि जनाब शेर जो है जागा हुआ है और ताकत में है और भूखा भी है तो कोई नज़दीक नहीं आता। तो ये बिल्कुल मैं आजकल क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक से ज़्यादा दे रहा हूँ तो जानवरों की एग्जाम्पल ज़्यादा आ जाती है। और वो उसमें बड़ी मज़ेदार बात थी कि जो वाइल्ड डॉग्स जब ये हंट करते हैं ना पैक के साथ, तो ये 16 हो जाए ना, उन्होंने कहा जी हमने बड़ी दफ़ा तजर्बा करके देखा है कि 16 हो जाए ना तो ये शेर को गिरा लेते हैं। अच्छा, वो जो है तो नंबर इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि देखते हैं ना कि हम इतने 8 पे कहते हैं इंतजार कर रहते हैं, जो 16, 15, 16 होते हैं तो ये अटैक कर देते हैं, जो ना हाइनाज और लगड़ पकड़, तो ये लगड़ पकड़ है तो इनको वो ये मिसाल चाहिए। ये कोई 7, 8, 10 इकट्ठे होते हैं, फिर कम हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये 16 हो जाए क्योंकि शेर जख्मी पड़ा हुआ है। शेर जो है ना, शेर तैयार नहीं है कि शेर अपने आप को दुरुस्त कर ले और ज़रा कोई थोड़ा सा दिखाए, धाड़ बाड़ दे। आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है जो पिछले आपने कई सालों में, मेरा ख्याल है इस वक्त एनर्जी में और भी बड़े अच्छे रिपोर्टर काम कर रहे हैं, लेकिन टीवीज़ पे अगर शोज़ मैंने तो साहब 5 साल हमने इकट्ठे किया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर को आपने फोकस किया है। अभी भी हम देख रहे हैं IPPs की रिपोर्ट स्कैंडल आई, वीड स्कैंडल आया, शुगर स्कैंडल आया, उसके बाद बिजली घरों का आया, अभी हम देख रहे हैं कि स्कूक बांड वगैरह नदीम बाबर साहब को हम देख रहे हैं, उसके बाद अब्दुल रज़ाक दऊ साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, उनके हवाले से ये एनर्जी सेक्टर अब इस पे कोई आंख रखी हुई है आपने पिछले कुछ दिनों से, या थोड़ी सी सेमी रिटायरमेंट की नज़र होगी एनर्जी सेक्टर? क्या साहब, एनर्जी सेक्टर पे यहाँ पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करते थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर ये है कि अगर आपकी बिजली और गैस सस्ती हो जाए, ना सिर्फ कि आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, ये बेसिक फैक्टर होता है महंगाई का। दूसरा ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आप कंपेटिटिव हो जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स भी ठीक हो जाएंगी। दूसरा ये है कि 12 से लेके 15 बिलियन डॉलर जो है ना कि हमारी तेल और गैस की इंपोर्ट है। यानी हम ये जो IMF से जो 1-2 बिलियन मांगते फिरते हैं, तर्रा करते हैं, तो ये आप और मैं बड़ी दफ़ा कह चुके थे कि 5 से 6 बिलियन डॉलर सालाना बचता है। अगर ये चोरी रोक लें और उसकी दुरुस्तगी कर दें सिर्फ इस एक सेक्टर की, और ये आप और मैं नहीं थे कहते, अब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि एनर्जी के अंदर पाकिस्तान ने मिनिमम पिछले 10 साल में 45 बिलियन डॉलर का लॉस किया है, जो कि इनकी ख़राबी है। तो इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है या गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और बिजली की प्रॉब्लम है, वो इनकी नालायकी की वजह से है। उसका आप और मुझे और आवाम को देना पड़ता है, पैसे। तो इसलिए एनर्जी सेक्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पे क्या है, आप देखें पिछले मैं ये बार बार रिपीट करना पड़ता है कि पिछले 2 साल में 7 बड़े क्राइसिस आए हैं। 2 दफ़ा ये, इस दफ़ा पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, पिछले साल भी हुई, पिछले साल भी शोर मचाया, कमेटी बनी, फलाना गया, कुछ नहीं हुआ, दोबारा हो गई। क्योंकि सबको पता है इमरान खान कई दफ़ा ना बेबस लगते हैं कुछ लोगों के सामने, कि उनको लगता है कि ये वाकई ये लोग शायद बाहर से लाए गए हैं और इनको छेड़ना नहीं है, या उनके वो पंजाबी का लफ्ज़ है, सख्त लफ्ज़ है कि जी फलाने के शायद काने हैं
कि वो लगता है कि आप देखिए 7 क्राइसिस आ चुके हैं। काने ने होना बड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। बहरहाल मुझे बड़ा मुहज़्ज़ब है। मैं खुद सोचता हूँ कि 7 क्राइसिस आ चुके हैं कि 3 दफ़ा बिजली की, तीसरा साल है लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग का जवाब नहीं बनता कि अब आपकी 30,000 मेगावाट आपकी कैपेसिटी है, 18,000 इस्तेमाल है, 12,000 आपके पास एक्स्ट्रा है, फिर आपके पास बिजली ना होना तो नालायकी है। फिर साथ दूसरी दफ़ा गैस की हो रही है, और जो लोग जिम्मेदार हैं वही उमर अयूब साहब हैं। वो उमर अयूब साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और उनका पूरा क्योंकि ख़ानदान जो है वो ऑयल उससे, अब मैं शक करने लग पड़ा हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि क्यों इनको नहीं हटाया जा रहा। और ये उमर अयूब साहब से मुझे फ्रैंकली बड़ी उम्मीद थी, मेरा ख्याल था ये यंग लड़का है और ये कोई अच्छे कमाल करेगा। बिल्कुल ही इज हैंड्स इन ग्लव्स विद दीज प्रॉब्लम, विद दीज पीपल। उसके बाद वही सेक्रेटरी हैं, वो जो है असद याउद्दीन साहब, वो नहीं चेंज हो रहे, एक हेड रोल नहीं कर रहा। वही नदीम बाबर साहब हैं, इतना कुछ गैस सस का होता है। शहबाज शरीफ के भी वो एडवाइज़र हैं, उनकी अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आ जाता है। मगर प्राइम मिनिस्टर इन सब के आगे, इस तिकड़म के आगे और उस ऑयल माफिया, गैस माफिया के आगे बेबस नज़र आते हैं। अब उसकी वजह फिर इंसान इस पे एज्यूम भी कर सकता है ना कि या तो ये लोग कहीं बाहर से लाए गए हैं, या फिर इनके आगे कोई ना कोई काने ही हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें मैं आपको मैं 2-4 रेफरेंस दे दूं। वो ये है कि जब यहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं ना, 2 बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट आई हैं इस पे, कैबिनेट की खबर तो आपको पता है कि हम अंदर की खबरें थोड़ी सी एज ए रिपोर्टर कोशिश करते हैं, पहले भी निकालते थे, आप भी निकालते हैं, कि जब भी कोई स्कैंडल आया है और उस पर बड़े 2 ग्रुप्स बन गए हैं पीटीआई के अंदर। आपको पता है, एक मिनिस्टर्स का ग्रुप है जो पीटीआई का कोर ग्रुप है, एक जो खान साहब के दोस्त हैं, यार दोस्त, जिनको चंदा पार्टी कहते हैं, डोनर्स कहते हैं, या जो भी कंट्रीब्यूट करते थे पार्टी के लिए करते थे, या जिसके लिए भी करते थे, एडवाइज़र्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं, इनका 2 है। तो कुछ अर्सा पहले आके इन दोनों के दरमियान बड़ी एक उस पर कह सकते हैं एक उस कोल्ड वार शुरू हो गई। और कोल्ड वार हमें टीवी पे भी नज़र आती थी। शेख रशीद साहब ने उसका जिक्र किया, गुलाम सरवर खान साहब ने, याद है आपको, कहा था कि कौन से लोग बैठे हैं, पता नहीं बैग उठाए के आके चले जाएंगे। बाकी फैसल वाडो जैसे लोग थे जिन्होंने कैबिनेट में, कारपेट बैगर्स, हाँ, जिन्होंने कहा कि जनाब भाई साहब इनका पता करें कौन है, अपनी नेशनैलिटीज़ बताएं, टीवी पे जाएं। बल्कि यहाँ तक मुझे पता है कि ये पीटीआई के मिनिस्टर्स है, इन्होंने टीवी शोज़ पे जाना बंद कर दिया। जब इसके बाद वीट का स्कैंडल आया, शुगर आया, IPPs आया, अभी रिसेंटली हमने पेट्रोल का देखा, उन्होंने कहा जनाब कि ये नदीम बाबर टाइप लोग जो हैं, या ये आपके अब्दुल रज़ाक दाऊद जैसे लोग हैं, पैसा ये बना रहे हैं, या यहाँ पे आपके मखदूम खुसरो बुख्तियार एंड कंपनी वगैरह, उनकी फैमिलीज़ वगैरह, उन्होंने कहा पैसे ये बना रहे हैं, माल इनकी जेबों में जा रहा है, इंक्वायरीज इनके खिलाफ आ रही हैं, तो जवाब दे जाके हम करवाएं टीवी पे। सब एंकर्स की बातें हम नहीं जाते, आप इनको कहें ये जाएँ। ये बाकायदा वहाँ पे बहुत सारे वज़ीरों ने इमरान खान साहब पर आके दबाव डाला है, जिसमें फैसल वाडो वगैरह जैसे लोग भी शामिल थे कि आप इनको आगे करें। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, 2 दफ़ा जब इंक्वायरी रिपोर्ट्स वहाँ पेश हुई हैं, जिसमें ये, और स्पेशली असद उमर साहब जो हैं, ये उनसे पूछेगा, वो ये आपको बताएंगे जब असद उमर ने ब्रीफ किया कैबिनेट को ऑन इस बिजली घरों की रिपोर्ट पे, जिसको दबा दिया गया, छुपा दिया गया, सबसे बड़ा स्कैंडल था वो था, जिसमें कैसे आपने पाकिस्तान के लोगों को उनकी जेब में से और वो निकलवा ली हैं। रिपोर्ट थी उनकी अपनी थी, जो ही रिपोर्ट ले हुई है कैबिनेट में और उन्होंने ब्रीफ किया है, और उसके बाद डिबेट होनी थी, इमरान खान साहब ने उससे पहले ही उन्होंने तारीफ़ें शुरू कर दी। उन्होंने कहा अब्दुल रज़ाक दाऊद हो गए और नदीम बाबर, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मैं इनको बरसों से जानता हूँ, ये बेहतरीन लोग हैं, इनसे बेहतर बंदे कोई नहीं है। जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज आई हुई, आप कह रहे थे एक्शन करें, हेड रोल्स करें, वो कैबिनेट के वजीरों से मैंने 2-3 से पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब हम उसके बाद क्या बात करें जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन लोगों के बारे में जिनके नाम इंक्वायरी रिपोर्ट में आ चुके हैं। बल्कि हम शाहमुद कुरैशी साहब को हम अच्छा खासी बैशिंग करते रहते हैं, लेकिन फॉर ए चेंज उन्होंने इमरान खान साहब को कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा खान साहब, ये जो इंक्वायरीज रिपोर्ट आ रही है, ये स्कैंडल आ रहे हैं, ये लोग हैं, मतलब है जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, कल को हमने ये पब्लिक को फेस करना है, तनकीद हमारे ऊपर आ रही है। सो लास्टली इस पे थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें कि इमरान खान साहब अपने वही यार दोस्तों में फंस गए, जैसे जरदारी साहब का हम सुनते थे कि जनाब यारों को यार